जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। अब दोस्तों भारत ने एक बड़ी प्लानिंग कर दी है और स्पेशली कहा गया है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की जो पावर है उसे बढ़ा दिया गया है, जिससे कि हमारी डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो अधिक से अधिक आर्म्स और एमुनिशंस को खरीद सकती हैं। इवन इसके लिए बाकायदा 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट तय किया जा रहा है, जिसके लिए डीएसी ने यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने बैठक की है। आपने हाल ही में देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई सारी चीजें सामने आई हैं, जिसे देखते हुए भारत ने अपनी एक स्ट्रैटेजी मजबूत की है और इस इमरजेंसी पावर के तहत भारतीय सेना सर्विलांस ड्रोन, कैमिकेजी ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज के लॉइटरिंग म्यूनिशंस, अपनी आर्टिलरी, एयर डिफेंस और अलग अलग तरीके की मिसाइलें और रॉकेट्स को अब खरीदा जाएगा। इवन दोस्तों भारत यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना दोनों को ही टारगेट बना रहा है और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों की बौछार कर दी थी पाकिस्तानियों के ऊपर, जिसके बाद इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स, इनकी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और हर चीज़ का नुकसान पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा। इनके एयरफोर्स के सारे जो एयरफील्ड्स हैं उन्हें हमने तबाह कर दिया। तो भारतीय सेना यहाँ पर चुप बैठने वालों में से नहीं थी, जहाँ पर यह देखा गया कि सिनेरियो अब और ज़्यादा बदलता हुआ दिख रहा है। बेहतर है कि अपनी तैयारी पहले से डबल कर दी जाए और ये सारे प्रोक्योरमेंट जो होंगे यानी कि जो सारी खरीद होगी, इस खरीद का पूरा काम जो है उसे डिफेंस फाइनेंस विंग के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनकी ही मदद से भारतीय सेना करेगी। इसके अलावा दोस्तों भारत का रक्षा मंत्रालय लॉन्ग टर्म परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जिसके लिए बाकायदा अब जो इंडस्ट्रीज के बड़े लीडर्स हैं उनके साथ बातचीत की जा रही है, जो खास करके डिफेंस में काम कर रहे हैं। इवन दोस्तों यहाँ पर स्वदेशी हथियारों को खरीदने के साथ साथ इस इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में रैमपेज मिसाइल को भी मेन हाईलाइट किया गया है, जिसका इस्तेमाल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ भी किया था। इवन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात और है, भारत ने दोस्तों रैमपेज मिसाइलों को इंटीग्रेट किया था अपने फाइटर जेट्स पर, जिसे कि इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने किया था और इस मिसाइल को भी स्पेशली इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर के तहत हासिल किया गया था, जिसने की क्या तबाही मचाई पाकिस्तान में, ये पाकिस्तानियों से पूछना। और अब तो ये बात सामने आ चुकी है रैमपेज मिसाइलों को लेकर कि इनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए और भारत के अंदर ही इन्हें तैयार किया जाए। तो यानी कि जो जो चीज़ें हमने इमरजेंसी पावर के तहत खरीदी थी उसी का ही आप ये समझिए कि आकलन लगा करके या उसी को ही समझ करके आगे इमरजेंसी जो प्रोक्योरमेंट है उसे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना काम करके दिखाया। तो अब आर्म फोर्सेस को लगता है और भारत सरकार को भी स्पेशली लगता है कि भैया ये जो इमरजेंसी खरीद है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें एक चीज़ और देखी जा रही है, जिन सिस्टम्स ने इस ऑपरेशन सिंदूर में बेहतर काम किया उनके ऑर्डर्स भी अब बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा तैयार किया गया सिस्टम, जिसने कि ड्रोन्स का यानी पाकिस्तानी ड्रोन्स का पता लगाने में बड़ी मदद की थी। इसके भी एक बड़े ऑर्डर फिर से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिलने वाले हैं। ये बात तो मैं केवल पीएसयू की कर रहा हूँ, जो डिफेंस पीएसयू है, लेकिन दोस्तों अब जो भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जो कि ड्रोन्स को तैयार कर रही हैं, उन्हें भी अब तीनों सेनाओं की तरफ से बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इवन दोस्तों यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नई इमरजेंसी पावर है, जिसमें बजट की 15% आउटर लिमिट होगी और कॉन्ट्रैक्ट को सिर्फ 40 दिनों के अंदर पूरा किया जाना होगा और डिलीवरी केवल 1 साल के अंदर। तभी तो दोस्तों इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट का फायदा है। अगर आपने आज ऑर्डर लगा दिया, उसको जल्द से जल्द फाइनल किया जाए और डिलीवरी भी 1 साल के अंदर की जाए। ये नहीं कि 5 साल 6 साल के बाद डिलीवरी हो, तो अब तो कोई फायदा नहीं इस इमरजेंसी पावर का। और ये पावर स्पेशली दोस्तों तीनों आर्म फोर्सेस के वाइस चीफ्स को दी गई है, जिसमें कि ये भी बात सामने आई है कि इवन अगर हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं या फिर ग्लोबली उसे प्रोक्योर करते हैं तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत होगी। यानी कि अगर हम बाहर से कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं हथियारों के सिस्टम को लेकर, तो वो भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि इसके लिए परमिशन लेनी होगी। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की पावर साबित हो चुकी है, जिसे देखते हुए अब अतिरिक्त पावर दी जा रही है हमारे आर्म फोर्सेस को, ताकि वो अपने एमुनिशंस को, अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस को रेडी रख सकें किसी भी जंग की स्थिति में। और अगर आपको इंपोर्ट भी करना है कोई चीज़ तो उसके लिए परमिशन लेनी ज़रूरी है, लेकिन जिसके लिए 15% आउटर लिमिट है बजट का, लेकिन वो मायने नहीं रखता, क्योंकि अब भारतीय कंपनियां जो हैं वो खुद से सारे सिस्टम्स तैयार कर रही है। और आपने ये सारी चीज़ें देखी भी होंगी, कैसे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने अपना काम पूरा किया। इसके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशंस ने भी अपने सही सटीक निशाने लगाए। भारत की कंपनियां खुद स्वार्म ड्रोन्स बना रही हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस बना रही हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम्स बना रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और इंडियन आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पावर में एक बड़ा बजट दिया जा रहा है, करीबन 40,000 करोड़ रुपए का। तो फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एल्बिट सिस्टम की सेप्ट्रॉन के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है, जिसके तहत ये दोनों ही मिलकर
स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सॉल्यूशंस यानी कि सोनोबॉयज को तैयार करेंगे भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए। सोनोबॉयज काफी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं अंडर सी डोमेन अवेयरनेस में, यानी कि ये पानी के भीतर के खतरों का पता लगा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, इवन निगरानी करने में काफी सक्षम होते हैं। और ये कोलैबोरेशन भारत का इंपोर्ट पर यानी कि आयात पर निर्भरता कम करेगा और भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसके अलावा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस का अग्नि का जेट सीरीज जल्द ही सामने आने वाला है, जिसमें कि अग्नि का J1, H1, S2 और S3 जैसे मॉडल शामिल होंगे। दोस्तों ये भी एक तरीके के लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, जिन्हें की शॉर्ट रेंज टेक्टिकल ऑपरेशन टू लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स के लिए तैयार किया जा रहा है। वजन 25 किलोग्राम का है, फ्लाइट ड्यूरेशन 1 घंटे की होगी और रेंज 190 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। 6 लॉन्चरों का इस्तेमाल करके एक कंट्रोल स्टेशन से 72 लॉइटरिंग म्यूनिशंस को दागा जा सकता है। इवन ये एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी से भी लैस है और GPS डिनाइल एरिया में भी काम कर सकते हैं। स्वाम अटैक करने में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका रडार क्रॉस सेक्शन भी दोस्तों काफी कम है, मतलब साफ है कि ये काफी स्टेल्थी भी होंगे। साथ ही साथ ये लो एल्टीट्यूड में फ्लाई करने में सक्षम है ताकि किसी भी डिटेक्शन से ये बच सकेंगे और इन्हें हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट इन्वायरमेंट में भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी की है 80 रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी कि ROV के लिए, जिनका इस्तेमाल एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिटेक्शन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों खबरें ये भी आ रही हैं कि भारत थिएटर कमांड को जल्द ही तैयार कर लेगा, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में एक जबरदस्त कोऑर्डिनेशन बना हुआ था भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना का। लेकिन अब थिएटर कमांड का होना काफी जरूरी हो गया है, जिसे कि काफी लंबे वक्त से केवल प्लान किया जा रहा था और इवन एसेट्स के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी आपस में तीनों सेनाओं की। हालांकि यहाँ पर एयरफोर्स और नेवी के भी अपने अपने जो कारण थे वो भी यहाँ पर गिनाए गए, लेकिन जब पूरा का पूरा जब थिएटर कमांड तैयार किया जाएगा तो उसमें चीजें एक प्रॉपर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, खतरों का आकलन करते हुए। तो ये सब चीजों पर सारा काम मेरे को लग रहा है कि हो गया है, इसीलिए थिएटर कमांड अब जल्द ही एक रियलिटी भी होगी। वहीं इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है, मतलब साफ है कि 2047 तक इंडियन एयरफोर्स के पास 60 फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन्स होंगी, यानी कि भारतीय वायुसेना के पास 1000 से अधिक विमान होंगे। क्योंकि तब तक तो दोस्तों काफी सारी चीजें बदल जाएंगी, तेजस भी काफी मैच्योर हो जाएगा, इवन अपना AMC भी आ चुका होगा। ऑलरेडी जो फाइटर जेट्स हमारे पास है वो भी उन चीजों को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स सी क्या होता है आगे। DRDO अब अपने मार्क 2A 30 किलोवाट लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की टेक्नोलॉजी को अब प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री को ट्रांसफर करेगा। और आपने देखा होगा कि 13 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश के कुरुनूल में इसके सफल परीक्षण किए गए थे। इसके बाद अब इसके प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाए जाने की बात की जा रही है और हमारी आर्म फोर्सेस की लगातार मांग भी बढ़ रही है, जिसे देखते हुए अब इस टेक्नोलॉजी को DRDO प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहा है। DRDO के चेस के द्वारा विकसित मोबाइल ट्रक माउंटेड सिस्टम, जो कि 5 किलोवाट के लेजर को कंबाइन करता है, जिसके जरिए ड्रोन्स और स्वार्म ड्रोन्स को 3.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर खत्म किया जा सकता है और इसने उस टेस्ट के दौरान भी अपने आप को साबित किया था। अब HAL दोस्तों सुपर 30 अपग्रेड के लिए अपनी कमर कस चुका है और इसके लिए एक पंचवर्षीय योजना शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कम से कम 84 Su-30 MKIs को सुपर 30 में कन्वर्ट किया जाएगा। इसीलिए ये जो 5 साल की टाइमलाइन रखी गई है उसमें डिजाइन और डेवलपमेंट पर काफी फोकस किया जाएगा। इवन सुखोई 30 MKI में अधिक से अधिक स्वदेशी सिस्टम्स को लगाया जा रहा है। इसके पूरे एवियोनिक्स से लेकर मिशन कंप्यूटर सब कुछ चेंज किया जा रहा है, इसलिए इसके डिजाइन और डेवलपमेंट में 5 साल लगेंगे, जिसके बाद सुपर 30 अपग्रेड प्रोग्राम चालू हो जाएगा। सबसे पहले तो इस फाइटर जेट के मिशन कंप्यूटर और रडार सिस्टम जो कि पुराने हैं, रशियन है, उन्हें बदला जाएगा। इनकी जगह DRDO और प्राइवेट सेक्टर के द्वारा बनाए गए जो कटिंग एज इंडिजिनस ऑप्शंस है उन्हें लगाया जाएगा। इन नए सिस्टम्स में मिशन कंप्यूटर, आईसा रडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि इस फाइटर जेट के परफॉर्मेंस को काफी बढ़ा देगा। मतलब साफ है कि सुखोई 30 MKI एक ऐसा बीस्ट एयरक्राफ्ट बन जाएगा जो कि किसी भी तरीके के उभरते हुए खतरों का जवाब प्रभावी ढंग से दे पाएगा। और इस D&D यानी कि डेवलपमेंट और डिजाइन फेज के पूरा होने के बाद 84 सुखोई 30 MKI फिर सुपर 30 अपग्रेड में रोल आउट होना शुरू हो जाएंगे। वहीं दोस्तों अब TTP के वर्कर्स ने पाकिस्तान की सेना और उनके पॉलिटिशियनों को परेशान करना शुरू कर दिया। एक और बड़ी अपडेट आई है कि TTP के वर्कर्स ने पाकिस्तानी सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट सईद अहमद और उसके सिपाही एजाज हुसैन को DI खान से अगवा कर लिया है। इससे पहले इन्होंने इनके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मोहम्मद इमरान को भी साउथ वजीरिस्तान से किडनैप कर दिया था। पता नहीं किडनैप करने के बाद कर क्या रहे हैं, ये समझने और सोचने वाली बात है। चलिए जस्ट अब बढ़ते हैं जरा इन देशद्रोहियों के ऊपर अपडेट क्या आ रही है वो भी जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो नव कुंवर चौधरी, जिसे यात्री डॉक्टर के नाम से जाना जाता है,
अब पता चल चुका है इसका आईएसआई के एजेंटों के साथ और साथ ही पाकिस्तानी मंत्रियों के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। इन देशद्रोहियों को दोस्तों बख्शा नहीं जाना चाहिए और मुझे तो लगता है कि काफी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आईएसआई और चीनी सरकार के द्वारा पेड प्रोग्राम्स चलाते हैं। वो कैसे चाइना को भारत से बहुत ज्यादा विकसित दिखाते हैं, चाइना की तारीफें करते हैं, बहुत चीजें हैं दोस्तों जो कि अब एक के बाद एक इनकी परतें खुल रही हैं। दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा को भी ले लेते हैं दोस्तों। इसके बारे में भी कई सारी अपडेट्स पुलिस ने दी है सामने। दरअसल ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये और भी कई यूट्यूबर्स के साथ कनेक्टेड थी और इवन ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के संपर्क में भी थी। इसलिए दोस्तों इसकी स्पॉन्सर्ड ट्रिप ये लोग करवाते थे और पहलगाम हमले से पहले ये भी पाकिस्तान में थी। इसलिए इसकी जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसपी हिसार के शशांक कुमार ने कहा कि अभी हम जांच कर रहे हैं, हमारे पास सुराग हैं, कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं, इन सबको ट्रेस किया जा रहा है। यानी कि दोस्तों अभी और भी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। वहीं दोस्तों अब इंडियन मिलिट्री वेटरन्स इन्हें जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा गार्ड के रूप में फिर से तैनात किया जाएगा। जो प्रेस रिलीज आई है सामने उसमें बताया जा रहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको डिप्लॉय करने का जो प्रस्ताव था उसे मंजूरी दे दी है, जिसमें कि लगभग 4000 जो आर्मी वेटरन्स हैं उन्हें नॉन कॉम्बैट वॉलंटियर के रूप में पहचाना गया है, जिनमें से 435 वेटरन्स के पास लाइसेंसी हथियार भी हैं। मतलब साफ है कि स्थानीय सुरक्षा अच्छी तरीके से हो सके और आर्मी वेटरन्स दोस्तों आपको मालूम ही है वो कुछ गलत सहते नहीं है। दोस्तों पाकिस्तान में एक बार फिर से अननोन गनमैन का कहर शुरू हो गया। लश्कर ए तौयबा और जमात के नेता रजुल्ला निजमानी उर्फ अब्बू सैफुल्ला को पाकिस्तान के सिंध में एक चौक के पास इन अननोन गनमैन ने मार डाला है। इवन दोस्तों इसको बकायदा पाकिस्तान की सेना ने सुरक्षा भी दे रखी थी, लेकिन जैसे ही वो आज अपने घर से बाहर निकला तब अज्ञात बंदूकधारी आते हैं, इसे निशाना बनाते हैं और चौक के पास ही इसे लेटा देते हैं। ये कश्मीर में जिहाद का एक बड़ा नाम भी था। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर वी समीर कामत ने सीवीआरडी अवाड़ी चेन्नई में ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम टेस्टिंग सेंटर का उद्घाटन किया, जो कि अर्जुन मिन बैटल टैंक जैसे ट्रैक किए गए बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का इवैल्यूएशन करने के लिए 26 स्पेशलाइज्ड टेस्ट ट्रैक वाली एक अत्याधुनिक फैसिलिटी है। और ये जो AWTC है वो मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, इंड्योरेंस और रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करती है डाइवर्स टेरेंस में, और इस बात को भी इंश्योर करती है कि टैंक यूजर ट्रायल से पहले बैटल रेडी परफॉर्मेंस में हो। इसके अलावा डॉक्टर वी समीर कामत ने आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए हाई परफॉर्मेंस वाले इंजनों को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक एडवांस इंजन परीक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा इसरो का PSLV C61 नाम का एक रॉकेट जो कि EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष में जा रहा था, जो कि शुरू में ठीक तरीके से लॉन्च हुआ था लेकिन थर्ड स्टेज में जाकर ये असफल हो गया। ये भारत का 101वां रॉकेट लॉन्च था जो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पूरा नहीं हो पाया। अक्सर दोस्तों ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। इसरो के हौसले बुलंद है, देश के हौसले बुलंद है, फिर से इसे लॉन्च किया जाएगा आने वाले कुछ टाइम में। वहीं दोस्तों पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। भले ही उन्होंने इन्हें $1 बिलियन का कर्जा दिया है, जिसके बाद IMF की दुनिया भर में काफी आलोचना हुई कि भैया ये तो इनको पैसे दे रहा है और ये आतंकवाद को पाकिस्तान जो है वो प्रमोट कर रहा है। अब दोस्तों खुद IMF को डर लग गया है कि पाकिस्तान उनके इस पैसे को डुबा सकता है, जिसके चलते अगली किस्त भी ये नहीं जारी कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने 11 नई शर्तें इनके ऊपर थोप दी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रोग्राम के लिए एक गंभीर खतरा भी बताया। इसमें दोस्तों कई सारी शर्तें इनके ऊपर थोपी गई हैं। कहा गया है कि भैया बिजली के बिलों को बढ़ाओ, 3 साल से अधिक पुरानी कारों के आयात पर प्रतिबंधों को हटाओ, नया एग्रीकल्चर आयकर कानून इनको लागू करना होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम मजबूत करने को बोला गया है। बहुत चीजें दोस्तों। इवन दोस्तों पाकिस्तान अपनी इस खस्ता हालत होते हुए भी अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, इसीलिए IMF भी इस पर एक बड़ा इनको फैसला सुना सकता है। तो फिलहाल ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।